नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट है, वीडियो पार्ट सेकंड है। और पहले पार्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी है फर्स्ट वीडियो पार्ट की, आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो उससे कोई अड़चन नहीं आएगी, आप इसको सीधा देख सकते हो क्योंकि वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इस सेकेंड वीडियो पार्ट में हम पढ़ेंगे किसी भी सवाल में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार के सवाल जो हैं वो फॉर्मेट होके आते हैं, किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कम से कम समय में हम ऐसी क्या तरीका अपनाएंगे, क्या मेथड अपनाएंगे, ऐसी क्या ट्रिक अपनाएंगे कि हम बिल्कुल सटीक तरीके से एकदम सही आंसर से कम समय में सवाल को हल कर सकें। यही हम इस वीडियो पार्ट में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इसके बारे में हम यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं कैसे करेंगे। इकाई का अंक, देखो इसके हम नियम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से नियम हैं, उसके बाद में हम सवाल को हल कर पाएंगे। सबसे पहला आप आराम से समझिएगा, जीरो का नियम। अब ये नियम है क्या? जीरो का नियम यानी कि इस नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मान लो कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक जीरो है। मान लो कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक जीरो है, तो उसका इकाई का अंक जीरो के अतिरिक्त, अब जीरो के अतिरिक्त क्यों बता रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद आपको समझा दूंगा मैं। कोई संख्या है हमारे पास, उसका इकाई का अंक यदि जीरो है और उसकी पावर यानी कि उसकी घात है जीरो के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो वो जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि यहाँ पर जो मैं पावर रखने वाला हूँ इस x की जगह, वो यदि जीरो के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दी गई संख्या का जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा? जीरो आएगा हल करने पर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 550, इसका इकाई का अंक आप देख सकते हो जीरो है ना, और इसका इकाई का अंक मैंने मान लिया 100 मान लिया या 152 मान लिया, तो ये जो संख्या को मैं हल करूंगा इसका इकाई का अंक भी क्या आएगा? जीरो आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जीरो के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि यदि 550 की जो घात है, पावर है, वो जीरो हो जाएगी तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, तब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अच्छी संख्या आ जाए सवाल में जिसकी पावर जीरो के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो उस संख्या को हम हल करेंगे तो उसका इकाई का अंक भी जीरो आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड जो नियम है वो है एक का नियम। एक का नियम दोस्तों ये कहता है कि ऐसी कोई संख्या है, मान लो उसका इकाई का अंक 1 है और इसकी जो पावर है, इसकी घात है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, जीरो को भी शामिल कर लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, x की जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 100 1000 कितना भी आए, उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 121 की पावर 150 लिख दिया मान लो, तो ये संख्या आएगी ना, इसकी इकाई का अंक भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये हमारा सवाल कह रहा है, एक का नियम कह रहा है। ठीक है, हमने दो नियम पढ़े। सबसे पहले पढ़ा जीरो का नियम, यानी कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक जीरो है और उसकी घात जीरो के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो जो हल करने पर संख्या आएगी उसकी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक भी कितना आएगा? जीरो आएगा।
उसके बाद में हमने पढ़ा एक का नियम। एक के नियम ये कहता है दोस्तों कि कोई संख्या का इकाई अंक यदि मान लो 1 है और उसकी पावर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, 0 को भी काउंट कर सकते हो, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा हल करने पर। इसके बाद में एक नियम आता है दोस्तों तीसरा नंबर का, 2 एवं 8 का नियम। 2 एवं 8 का नियम। तो 2 और 8 का हम एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 और 8 दोनों का एक ही नियम होता है, एक ही साथ पढ़ा जाता है, एक जैसा ही होता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई संख्या है, उसका इकाई अंक या तो 2 है या 8 है, मान लो दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। कोई संख्या है, उसका इकाई अंक 2 या 8 है ना, और उसका जो पावर है, मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक x है मान लो, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या अंक आएगा इकाई का। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इसमें हम क्या करेंगे, जो घात दे रखी है इसमें हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 4 का भाग। और यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा गया, तो इस संख्या का जो इकाई अंक आएगा वो आएगा दोस्तों 6। इकाई अंक क्या आएगा, 6। लेकिन मान लो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, मान लो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, जो 4 के भाग देने पर जो शेषफल आया है, उस शेषफल को दी गई संख्या की घात के रूप में लिखेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, उदाहरण से आप समझिए। जैसे मान लो, देखो ये 2 के लिए भी वही नियम है, 8 के लिए भी वही नियम है ना। ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो आप 8 के लिए कंफ्यूज हो जाओ, वो सेम नियम है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 232 की पावर 18। अब इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 8 भी हो सकता है, 232 की जगह 238 भी हो सकता है, वो समान ही काम करेगा, या तो 2 हो या 8 हो। अब मान लो इसकी पावर 18 है, अब हम चाहते हैं कि इसको हल करें तो इकाई अंक क्या है ये ज्ञात हमको करना है। तो कैसे करेंगे, इस 18 में 4 का भाग दो, तो 18 में तो 4 का भाग नहीं गया। यदि 18 की जगह 16 होता तो 16 में 4 का भाग में देता, तो 16 में 4 का भाग बराबर जाता, पूरा पूरा जाता 4 बार, तो पूरा पूरा भाग जाता तो इकाई अंक कितना आता, 6 आता, लेकिन पूरा पूरा भाग तो नहीं गया। ठीक है, तो पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो हम इसमें देखो 4 का भाग देके तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो हम लिखेंगे 232, है ना, 232 है तो 232 लिखेंगे, 238 होता तो 238 लिखता मैं। मान लो 232 है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 2। अब मैं इसको हल करूंगा दोस्तों, तो 232 इंटू 232, तो 2 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। मान लो यहाँ पे 8 होता, 238 की पावर 2, तो 8 गुणा 8 फिर कितना आता, वो भी 4 आता। तो ये यहाँ पे पढ़ा हमने 2 और 8 का नियम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, एग्जाम में से संबंधित सवाल आते हैं। 2 और 8 का नियम मैं दोबारा से आपको क्लासिफाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि होता क्या है। ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक या तो 2 है या 8 है, तो क्या करेंगे हम, दी गई घात में, यहाँ पे जो घात आएगी कोई न कोई धनात्मक पूर्णांक आएगा दोस्तों, दी गई घात में। देखो 0 आएगा मान लो यहाँ पे, तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो घात आएगी वो 0 के अलावा आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 का भाग देके देखेंगे। यदि मान लो 4 का भाग उसमें गया तो इकाई अंक 6 आने वाला है, और पूरा पूरा भाग नहीं गया तो जो शेषफल जो बचता है भाग देने पर, घात में जो 4 का भाग देते हैं, जब शेषफल आता है उस शेषफल को हम घात के रूप में लिखते हैं और संख्या को हल करके देखते हैं कि इकाई अंक क्या आने वाला है। उसके आगे जो नियम है हम पढ़ते हैं, देखो 4, 3 या 7 का नियम। दोस्तों जिस प्रकार हमने 2 और 8 का नियम पढ़ा था, उसी प्रकार हम 3 और 7 का नियम कंबाइन में पढ़ेंगे, क्योंकि जो 3 का नियम है वही 7 का नियम है, जैसे हम 2 और 8 का पढ़ा था। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसका इकाई अंक या तो 3 है या क्या है, 7 है, और उसकी पावर दे रखी है मान लो x, जो कि धनात्मक पूर्णांक है 0 के अलावा।
क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 0 होता है किसी संख्या की घात तो उसका मान ही 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी घात आई तो हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि इस घात में 4 का भाग दिया था, अब की बार भी हम इस घात में 4 का भाग देंगे। तो 2 और 8 का जो नियम था दोस्तों, उसमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता था तो हम कहते थे इकाई अंक 6 आएगा, और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल आता है उसको दी गई संख्या की घात के रूप में लिखते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, तब हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, जब हम इसमें 4 का पूरा पूरा भाग देंगे, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इकाई का अंक आएगा दोस्तों 1। लेकिन यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वही काम करेंगे, जो शेषफल आया इसकी घात के रूप में लिखेंगे और सवाल को हल करके देखेंगे इकाई का अंक क्या आएगा। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कोई भी सीधा सवाल लिख देता हूँ मैं, 43 की पावर, मान लो 43 की पावर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दी 42। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें 4 का भाग दे के देखूंगा 42 में, तो 42 में 4 का भाग नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे 43 की जगह 47 भी हो सकता है। मैंने कहा था ना, यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 7 भी हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो घात दे रखी है इसमें हम 4 का भाग दे के देखेंगे। यदि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता तो इकाई अंक जो इस संख्या का आता वो कितना आता, 1 आता। लेकिन 4 का भाग तो इसमें पूरा पूरा गया नहीं, तो 1 इकाई अंक नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग, यदि 4 का भाग कब जाता, जब मान लो 40 होता, 44 होता, 36 होता, लेकिन 4 का भाग तो गया नहीं, तो इकाई अंक 1 तो आने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। ठीक है, 4 दाई के 40, शेषफल 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 43 की घात 2 रख के देखेंगे। तो 43 गुणा 43 ये आएगा 43 गुणा 43, तो 3 तिये क्या आ गया बताओ, 9। इकाई अंक 9 आएगा, बाद में संख्या आती रहेगी आएगी जो, लेकिन इकाई अंक कितना आएगा, 9। लेकिन यहाँ पे मान लो 47 होता, कितना होता, 47 होता, तो 47 घात कितने लिखते हैं हम, 2। तो 47 इंटू 47, तो फिर से 7 7 कितना होता है, 49। 49 में इकाई अंक कितना होता है बताओ, 9। तो फिर से इकाई अंक कितना आता, 9 आता। तो ये है 3 और 7 का नियम। घात में 4 का भाग दो, पूरा पूरा भाग गया तो जो यूनिट डिजिट आएगा इकाई अंक आएगा वो आएगा 1। अन्यथा जो शेषफल बचता है उसको संख्या की घात के रूप में लिखो और जो सवाल है उसको सॉल्व आउट करो, तो फिर हमें पता चलेगा कि इकाई अंक क्या आने वाला है। तो ये हमने पढ़ा। तो 1 का नियम हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया और 7 का हो गया और 8 का हो गया। अब हम पढ़ते हैं 5th नंबर पे 4 का नियम। 4 का नियम, ठीक है। तो 4 के नियम में क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है उसका इकाई अंक 4 है और इसकी पावर 0 के अतिरिक्त कोई और धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 0 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो 0 के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे वहां पे x है। तो अब इसका नियम क्या कहता है कि इसको हल करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, ये हम निकालेंगे। मान लो ये घात जो है x, मान लो ये घात x सम भी हो सकती है या x क्या हो सकती है, विषम भी हो सकती है। तो इन दोनों स्थितियों में हम पढ़ेंगे कि इकाई अंक है वो क्या आने वाला है। तो आपको रटना नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ पे 4 की घात 2 रख के देख लो, 2 तो सम है कि नहीं। तो 4 की घात 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 4 कितना आया, 16। तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। ठीक है, यानी कि घात सम है तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 रख के समझाया है, यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक 4 है तो 6 ही आएगा, देख लेना यदि घात सम है। जैसे मान लिया जाए ये सवाल है कि मान लो 244 की घात मान लो 64 है। ठीक है, इकाई अंक कितना है, 4, घात कितनी है, सम, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो 6 ही आएगा, कंफर्म 6 ही आएगा। लेकिन मान लिया जाए इसकी घात जो है, इकाई अंक जो है, सॉरी घात जो है विषम है, मतलब 4 की जगह मान लो 3 होती तो क्या होता, 4 गुणा 4 गुणा 4,
तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि अब इकाई अंक 6 की जगह कितना आया 3। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि उसकी घात जो है विषम है, ठीक है, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, ये ध्यान रखना। यदि घात सम है, ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 4 है और घात सम है, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6। घात विषम है तो इकाई अंक आएगा 4। हमने कैसे मालूम किया, रटा नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 4 को मानकर चलेंगे कि 4 का घात हमने सम रखा तो 6 आया, 4 का घात विषम रखा तो क्या आया 4 आया। तो इसी प्रकार ये सब पे लागू होगा ये नियम। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के नियम की, 5 का नियम। दोस्तों, ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, ठीक है, और उसकी घात 0 के अलावा कुछ भी धनात्मक पूर्णांक आ जाए, कुछ भी, तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो। 5 की घात 1 करो, 5 एकम 5, 5 की घात 2 करो, 5 दूनी 5, 5 25, 5 की घात 3 करो, 125। तो हर स्थिति में क्या आता है 5 ही आता है। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला हम पढ़ते हैं 6 का नियम, फिर हम पढ़ेंगे 9 का नियम, है ना। इन सभी नियमों को मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं 6 का नियम, ठीक है। तो 6 का नियम क्या है, देखो रटना नहीं है आपको ये नियम। हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक तो 6 है और उसकी घात 0 के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लो x है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, एक x या तो सम हो सकता है ये वाला, या क्या हो सकता है विषम हो सकता है ये घात जो है। तो सम होगी ये घात तो इकाई अंक क्या आएगा, विषम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा। कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने 4 का मालूम किया था वैसे इसमें देखेंगे। देखो क्या करो, 6 की घात आप सम रख के देखो तो कितना आता है 36, तो इकाई अंक कितना आया 6। तो यहाँ पे हमने 6 रख के देखा, अब यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या रखो उसका इकाई अंक 6 है और घात सम है, तो भी उस संख्या का इकाई अंक 6 ही आने वाला है। इसको हल करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 6। यदि घात विषम है, ट्राई कर लो, रटने की जरूरत नहीं है, 6 की घात 3 करके देखो तो क्या आएगा 6 गुणा 6 36, और 36 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इकाई अंक कितना आया, फिर से 6 आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 6 का जो इकाई अंक 6 है ऐसी संख्या और उसकी घात 0 के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो सम और विषम दोनों ही स्थितियों में उसका इकाई अंक आने वाला है 6, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने बताया, मान लो 2006 है और उसका इकाई अंक मान लो 5 है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 6 आएगा इकाई अंक। यदि ये सम होता, मान लो 5 की जगह 8 होता, तो भी इकाई अंक कितना आता, 6 ही आता, 6 के नियम के अंतर्गत। अब आते हैं 9 का नियम, ये लास्ट नियम है, उसके बाद में हम सवाल करेंगे कि इन नियमों पे आधारित कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है उसका इकाई अंक 9 है, यहाँ पे जो घात है वो 0 के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हल करने पर इकाई अंक क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। तो x जो है या तो सम हो सकता है, x जो है या क्या हो सकता है विषम, यानी कि इसकी घात सम और विषम दोनों हो सकती है। तो इस स्थिति में इसका इकाई अंक क्या आने वाला है ये हम देखेंगे। तो मैंने जैसे वो किया है इसी को कर लो। 9 की घात मान लो आपने 2 की, यानी कि सम किया, तो 9 9 कितना होता है 81, तो इकाई अंक कितना आया 1, तो यहाँ पे इकाई अंक आने वाला है 1। इसी प्रकार मान लो इसका इकाई अंक मान लो 3 है, ठीक है, तो 81 गुणा 3 आ गया 729, तो इकाई अंक कितना आ गया बताओ 9। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 9 है, घात यदि सम है तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा, घात विषम है तो यूनिट डिजिट आएगा 9। अब इस पर किस किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं, और सभी प्रकार के सवालों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 सवाल लिख दिए हैं, इनसे आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में सवाल बहुत तरीके से बन सकते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हमको ये 4 सवाल मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है। देखते हैं और भी सवाल हम करेंगे। इनको देखिए,
7 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 41 गुणा 3 की पावर 57, इसको यदि हम सोल्व करें तो इस संख्या का पूरा इकाई अंक क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। तो देखो यहाँ पे एक तो संख्या 7 है, इकाई अंक 7 है, सवाल मतलब संख्या ही 7 है तो इकाई अंक भी कितना है, 7 है। यहाँ पे 3 है इकाई अंक, यहाँ पे कितना है, 6। अब यहाँ पे केवल एक डिजिट लिखा है मैंने। यहाँ पे देखो इस 7 की जगह मान लो 217 हो सकता था, 6 की जगह 2006 हो सकता था, 3 की जगह मान लो 343 हो जाता। कितनी बड़ी संख्या हो जाती, हमें तो इस इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है, संख्या कितनी बड़ी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 3 का और 7 का नियम तो हमने एक जैसे ही पढ़ा था, ठीक है। तो क्या पढ़ा था, देखो 3 और 7 का नियम हमने ये कहा था 3 और 7 का जो नियम है उसके अंतर्गत जो घात है उसमें हम 4 का भाग देके देखेंगे। यदि भाग 4 का पूरा चला गया तो इकाई का अंक आएगा 1, अन्यथा जो शेषफल बचा उसको उस संख्या की घात के रूप में रखेंगे और उसको हल करेंगे। इसकी बात करता हूं मैं, तो 65 है इसका घात, इसमें हम 4 का भाग दो, 4 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 का भाग कब जाता, जब इकाई का अंक 64 होता तब 4 का भाग जाता, लेकिन नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, शेषफल देखते हैं। तो शेषफल कितना आएगा, 1। तो हम इसको 7 की पावर 1 लिख सकते हैं ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसमें हम 4 का भाग दें इसमें, तो 4 का भाग नहीं जाएगा। देखो 4 एकम 4, 1 बच गया, और 1 और 7 17, 4 चौके 16, फिर से इकाई का अंक 1 बच गया। पूरा भाग जाता तो से जो इकाई का अंक आता है वो 1 आता, लेकिन अब पूरा भाग नहीं गया तो कितना शेषफल बचा, 1 शेषफल बचा। तो 3 की पावर 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। 6 का नियम मैंने आपको बताया था, जो किसी संख्या है उसका इकाई का अंक मान लो 6 है और घात चाहे कुछ भी हो 0 के अलावा, तो हर कंडीशन में इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इसका तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है। तो हम गुणा करेंगे 7 गुणा 6 42 और गुणा 3, है ना। तो 2 गुणा 3 कर लो, क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा दोस्तों हमारा 6, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो, इकाई का अंक कितना है, 7 है, और घात में देखो, भाग दे के देखो, 7 और 3 का नियम ये तो कहता है कि इसमें 4 का भाग दो। देखो 4 3 12, 3 बचेगा, और 3 और 3 33, और 4 8 32, एक शेषफल बचा। यदि पूरा भाग जाता तो इकाई का अंक कितना आता, 1 आता, लेकिन पूरा भाग नहीं गया तो हम लिखेंगे 27 की पावर 1, क्योंकि शेषफल 1 बचा। 1 की पावर 0 के अलावा कुछ भी हो, हर कंडीशन में इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5627 की पावर 1 इतना ही आएगा, गुणा 1 करेंगे तो 7 एकम 7, तो इकाई का अंक भी कितना आएगा, 7 आएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। इधर देखो 7 और 3 है तो दोनों का नियम समान है, 4 का भाग दो, इसमें 4 का भाग देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, और 1 और 5 15, और 4 3 12, शेषफल बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर कर लो 58, तो 58 में 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4 18, 4 चौक 16, नहीं गया पूरा भाग, 2 शेषफल बचा, तो 3 की पावर 2। तो 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 आता है माइनस 9, ठीक है। तो 343, ठीक है, इसमें से 9 घटाओ तो ये आएगा 336 आएगा, ठीक है, सॉरी 34, कितना आएगा, 334 आया। तो 334 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, ये सही तो क्या है ना मैंने, हाँ ठीक है। इधर देखो, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4, ठीक है। तो 4 में हमने क्या देखा था, देखो नियम मैंने आपको बताया था, यदि घात सम है, यदि घात कितनी है, सम, तो सम मैंने क्या बताया था आपको, आप ऐसे रख के देख लो, 4 की घात 2 कितना आता है, 16। यदि विषम होता, मतलब 3 होता, तो कितना आता, 16 चौके 64, इकाई का अंक कितना आता, 4। यानी कि सम होता है तो 6 और विषम होता है तो 4। तो यहाँ पे घात कितनी है बताओ, विषम है, तो इकाई का अंक कितना आएगा बोलो, 4 आएगा। 5 की घात 0 के अलावा कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है, 5 आता है। 1 की घात 0 के अलावा कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है।
तो 4 पंजे 20, इकाई अंक कितना आया दोस्तों 0। तो इस प्रकार हम इन सवालों को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इकाई के अंक निकालने की पूरी विधि के बारे में बताया। अब आप कोई भी पाठ्य पुस्तक ले लो और उसमें से इन सवालों को हल करने का ट्राई करो। देखो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मेरे पास 2 बुक्स हैं जिनको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। एक बुक जो मैं हमेशा से 2005 से पढ़ता आ रहा हूँ वो है RS अग्रवाल की अंकगणित। ठीक है, बहुत अच्छी शानदार किताब होती है ये, इसमें मेथड और ट्रिक्स दोनों ही हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप ये पढ़ो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा अनुभव है, काफ़ी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे 19 साल हो गए इसको पढ़ते पढ़ते। एक किताब मैंने रिसेंटली देखी है, इस पर कवर चढ़ा लिया था मैंने, ये रामनिवास माथुरिया की है, रामनिवास माथुरिया की। तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, तो आप इनके रेफरेंस से पढ़ो। इसमें बहुत सारे सवाल हैं देखने के लिए, और आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत सारे सवाल और कराऊँ यूनिट डिजिट के, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके बारे में आपको बढ़िया से बढ़िया सवाल जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उनको फाइंड आउट करूँगा, देखूंगा, उन पर स्टडी करूँगा कि वास्तव में कौन कौन से सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना पढ़ लिया ना, तो आप कैसा भी सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।